नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां एक खास तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बार बार यह कहा जा रहा है कि दरअसल इस बार का चुनाव है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है। वहां पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, या इसका मतलब यह है कि जो ज्यादातर वोटर है उनको दो में से किसी एक का चुनाव करना है। जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की हकीकत यह है कि पिछले 30 सालों में वहां राजनीति चतुष्कोणीय रही है। वहां बहुजन समाज पार्टी भी रही है, वहां पे समाजवादी पार्टी भी रही है, वहां पे बीजेपी भी रही है और वहां पे कांग्रेस पार्टी भी रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो नारायण दत्त तिवारी के बाद से उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तो क्या कारण है कि इस बार यह कहा जा रहा है कि दरअसल मायावती इनएक्टिव है, मायावती निष्क्रिय है, बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत डिसाइसिव रोल प्ले नहीं कर सकती है? क्या यह नैरेटिव है, क्या यह प्रोपेगेंडा है, या यह हकीकत है? इसी के संदर्भ में बातचीत करेंगे प्रोफेसर विवेक कुमार से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से गहरी नजर रखते हैं। विवेक जी, प्रोफेसर विवेक, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? वाकई में उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच है? बड़ा हास्यास्पद है आशुतोष जी। आज जैसा कि आपने खुद कहा कि एक कथानक और नैरेटिव, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव और कथानक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। मेरा जो शोध है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, लड़ाई जो सबकी लड़ाई है, यहाँ तक कि भाजपा की, सपा की और कॉरपोरेट मीडिया की, यहाँ तक कि यूट्यूबर्स की जो लड़ाई है वो बसपा से है। तो सबकी लड़ाई बसपा से, ये मैं कह सकता हूं अपने शोध के आधार पर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने प्रबुद्ध बुद्ध सम्मेलन 75 प्रबुद्ध बुद्ध सम्मेलन देखे, 86 शेड्यूल कास्ट सीट्स पर जो है आरक्षित सीट्स पर सम्मेलन देखे, और विभिन्न बहुजन समाज पार्टी के जो विभिन्न लीडर्स हैं, जिनको कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है, चाहे वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हो, चाहे वो मुनकाद अली हो, चाहे वो चौधरी धर्मवीर हो, उन सब के सम्मेलनों को देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि कम से कम नहीं 500 के आसपास सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी ने किए। और उसके बाद लखनऊ के अंदर 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली माननीय जो मायावती जी थी उन्होंने करी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सक्रियता किसको कहते हैं, किस आधार पर सक्रियता का आकलन किया जाता है। और तो और मैं देख रहा था कि लगभग 450 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने अनौपचारिक रूप से डिक्लेयर कर दी हैं। और सबसे पहले अगर 2 सीटें अगर किसी ने डिक्लेयर करी हैं, दो लिस्ट अगर क्लियर करी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी ने करी हैं। तो इस प्रकार की सक्रियता अगर आप देखेंगे तो उस आधार पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कथानक गढ़ने वाले इसको कैसे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं है। लेकिन उनकी सक्रियता को इससे जोड़ा जा रहा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी वो लगातार जो है वो रैलियां कर रही हैं, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार टिप्पणियां उनकी आ रही हैं, मायावती की टिप्पणियां नहीं आ रही हैं। हालांकि बीच में कहा गया था कि वो ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस स्तर पर प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, जिस स्तर पर अखिलेश यादव एक्टिव हैं, जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव है, वो एक्टिविटी कम से कम मायावती की नहीं दिखाई पड़ती है, ये लोग कह रहे हैं। यही कथानक है देखिए बहुत बड़ा। मीडिया को यह प्रश्न पूछना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से कि भाई टैक्स पेयर के मनी पर, टैक्स पेयर के पैसे पर जो आप बैठक कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है कि वो सरकार की रैली है? अगर सरकार की रैली और सरकार के काम को गिनाने वाली रैली अगर राजनीतिक रैली है तो मैं फिर इस कथानक को क्या कहूं। कम से कम ये प्रश्न तो उठता है।
दूसरी बात, अखिलेश यादव की बात जो कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। 2017 में मुलायम सिंह यादव उनके लिए सक्रिय थे। उसके बाद फिर जो है साथ में शिवपाल यादव भी थे, अमर सिंह थे, यहाँ तक कि बेनी प्रसाद वर्मा थे, और तो और उनके लिए बहुत बड़े लीडर मुस्लिम समाज के फेस आजम खान थे। आज उनके पास कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने रैली कोई नहीं करी, उन्होंने रोड शो किया। रोड शो को रैली का नाम देना, मुझे लगता है कि ये बात कथानक से और ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 500 को 5000 दिखाना और 5000 को 50,000 दिखाना, ये रोड शो में बड़ी आसानी से हो सकता। लेकिन रैली जो होती है वो अपने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर जो है करी जाती है, और उसमें आपके टिकटार्थी नहीं आते हैं, उसमें आपके जो जन सैलाब है वो नहीं आता, वो आपके सपोर्टर आते हैं, और वो नहीं आए, कहीं भी दिखाई पड़ा अगर, तो केवल एक जिसे कहना चाहिए कि कथानक है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी ने जरूर रैलियां करी हैं, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी हैं। अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे तो एस.सी. मिश्रा जनरल सेक्रेटरी हैं, और जनरल सेक्रेटरी रैली कर रहे थे, तो अध्यक्ष के रूप में तो कोई रैली नहीं हुई कांग्रेस की भी। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी पार्टी ने रैली करी है। अगर कोई सम्मेलन हुआ है तो उसके बरक्स 500 सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती एक्टिव नहीं है, वो दरअसल गलत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और दलित समाज को समझने की कोशिश नहीं करी। ये आपके कहने का मतलब है, बड़ी मजबूती के साथ आपने इस बात। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी से जो बड़े नेता थे वो भी छिटक छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, जैसे कि लालजी वर्मा जी हैं या फिर रामचंद्र राजभर है, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर लीडरशिप की बात करेंगे छोड़ करके जाने वाला, तो मैं आशुतोष जी ये कहना चाहूंगा कि जब बहुजन समाज पार्टी से कोई लीडर जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे पास मेरे रिसर्च के आधार करीब करीब 1 दर्जन ऐसे लीडर हैं जो कि कांग्रेस से, सपा से, भाजपा से और आरएलडी से बाकायदा निकल करके बीएसपी में आए हैं, लेकिन उनकी गणना कोई नहीं हो रही है। चाहे सलमान सईद हो, चाहे सहारनपुर से रशीद मसूद के भतीजे हो, चाहे भाजपा के शुक्ला गाजियाबाद से हो, या फिर सपा से मदन चौहान हापुड़ से आ गए हो, या बदायूं से ममता ममता शाक्य जो थी वो बिलसी से लड़ रही थी, और अभी जो सबसे बड़ा मेरा चेहरा मुझे लगा वो सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड की इतनी बड़ी लीडर हैं और मतलब एडवोकेट थी, वो भी शामिल हुई। तो ये जो कथानक है कि भाजपा से, सपा से, आरएलडी से और कांग्रेस से आए हुए व्यक्तियों के बारे में न्यूज क्यों नहीं बनती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जो लोग लीडर गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, और जब उनके परिवार वालों को टिकट नहीं दिया गया तो वो लोग चले गए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, और आपसे ज्यादा कौन जानता हो, आप तो बहुत बड़े पास से जो है मान्यवर के समय से कवर कर रहे हैं। आर.के. चौधरी से लेकर के और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर गए, वो कहाँ हैं? वो लीडर जो गए हैं छोड़ करके वो तो धूल में मिल गए, उनका तो कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी से जहां तक मेरा शोध है, लीडर जाते हैं लेकिन लीडर के फॉलोअर्स नहीं जाते, और वो लीडर बाद में खुद मिट्टी में मिल जाते हैं। ये प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान है, धर्म सिंह सैनी है, ओरिजिनली समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, वो जब निकल के जाते हैं तो फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं। तो जब कोई नेता निकल के जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक आक्षेप तो लगता है कि वो अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख पाती है। संभाल के रखना भी तो एक जिम्मेदारी का काम है। नहीं, मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अपने आप में एक आंदोलन भी है, और आंदोलन व्यक्तिगत या व्यक्तियों से सृजित नहीं होता है। आंदोलन एक सामूहिकता लिए हुए होता है, और जब व्यक्तिगत लीडर व्यक्तिगत आकांक्षा के प्रति, और इसलिए देखिए आज भी बहुजन समाज पार्टी में किसी आईएएस को, आईपीएस को
जो है शामिल करके कभी भी राजनीति नहीं होती। तो वो इसलिए क्योंकि आंदोलन में जमीन से उगे हुए नेता हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप जो भी लीडर देखेंगे उनको अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, धूल से लेकर के आगे तक बढ़ाया है। लेकिन कोई लीडर आ करके आच्छादित हो जाए, मुझे ऐसा कोई लीडर दिखाई नहीं पड़ा इतिहास में। जो लोग हाँ ग्रास रूट से उभरे हैं वो लीडर बड़े बने हैं जाकर के। कोई बड़ा लीडर आकर के अपने आप को जो है अखिल भारतीय स्तर पर या उत्तर प्रदेश में कायम कर पाया हो, ऐसा लीडर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा अभी तक। बट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इसको कहती है कि दरअसल जो बीएसपी है वो सिर्फ जाटों की पार्टी बन के रह गई है। गैर जाटों को ना तो फायदा मिला है, ना ही गैर जाटों को जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जब सरकार में आती तो उनको किसी तरीके का अकोमोडेशन होता है। इसीलिए जो गैर जाटों हैं वो बीजेपी की तरफ गए हैं पिछले दिनों। मुझे लगता है कि ये भी एक कथानक है। देखिए, अगर आप इस कथानक को देखेंगे तो मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और मैं तो जनसंघ से देख रहा हूं कि उनके पास वाल्मीकि समाज के लोग, खटिक समाज के लोग और धोबी समाज के लोग हमेशा भाजपा में रहे हैं बहुत पहले से, यह इतिहास है। और जो खिचड़ी का कार्यक्रम होता था, रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता था, वो इन्हीं जातियों में होता था। बाद में उसमें कोरी जुड़े और उसके बाद में जो है कुछ छोटी छोटी जातियों के जोड़ने की बंदोबस्त हो रहा। लेकिन दिक्कत यह है कि जातियां क्या सत्ता की साझेपन से हो सकता है? क्या सत्ता साझा करी उन्होंने? उनको टिकट देके लड़ाया। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ों को सबसे बड़ा जोड़ने का काम किया वो मान्यवर कांशीराम ने किया और 1585 का नारा उन्होंने ही दिया था। और उसके बाद से सभी जातियों को, यहां तक कि जो नायक लाए वो नायक सभी जातियों के और जब सभी समाजों के लाए, यहां तक कि धोबी समाज का नायक भी लेकर के वो आए और गाडगे महाराज को उन्होंने स्थापित किया। तो मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा इस कथानक को कि जाटव टूटते जा रहा है। यद्यपि कोशिश जरूर है, लेकिन दलित समाज का जो वास्तविक चेहरा है वो है सत्ता का साझापन। अगर बहुजन समाज पार्टी को देखेंगे तो आज भी देखिए बहेड़ी से टिकट किसको है? वो तो गंगवार जी को है। 2 गंगवार लड़ रहे हैं, वहां पर पटेल लड़ रहे हैं भोजपुरा से, वहां पर जो है असीम पटेल भी लड़ रहे हैं, आंवला से लोधी लड़ रहे हैं, करारा से जो है वो कश्यप लड़ रहे हैं और जलालाबाद से यादव लड़ रहे हैं और तिलहर से जो है वो खान लड़ रहे हैं, शाहजहांपुर से मिश्रा लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भीम राजभर खुद लड़ रहे हैं जो कि यूपी से आते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और धर्मवीर चौधरी देखिए वो जो है स्पीकर हैं, यहाँ तक कि सुरेश कश्यप एमएलसी हैं। तो मुझे लगता है जो एक सप्तरंगी कोलाज है सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का, वो बहुजन समाज पार्टी में आज भी विद्यमान है। लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा मीडिया को मायोपिया है कि वो देख ही नहीं पा रहा है कि उनका सप्तरंगी जो धनुष है सभी जातियों का जो मिलन है वो कैसा है। बट विवेक जी, प्रोफेसर विवेक, जो सीएसडीएस का सर्वे है उस सर्वे ने जातिवार जो सर्वे किया है उसमें उनका कहना है कि 2014 में और 2019 में जाटव समाज ने बहुजन समाज पार्टी को 68% और 2019 में 75%, 2017 में 86% वोट दिया। लेकिन जो गैर जाटव समाज है दलितों में, उसने 2014 में 45% और 2019 में 48% बीजेपी को वोट दिया। यह डेटा तो झूठ नहीं है? मैं तो इसको नितांत मिथ्यापूर्ण मानता हूं। एज ए रिसर्चर, एज ए प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, एज ए टीचर ऑफ मेथोडोलॉजी, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट पोल सर्वे हो और चाहे जिसे कहना चाहिए प्री पोल सर्वे हो, माइक रख करके अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, इसका कोई भी जो है इलाज नहीं है। There is no way that you can ascertain, आप इसको फिर से चेक नहीं कर सकते हैं। आप
रीचेक नहीं कर सकते हैं कि क्या वो आदमी सही बोल रहा है। जब तक जिसे कहना चाहिए करेक्शन मेथड नहीं होता है, मेथोडोलॉजी के अंदर जब तक करेक्शन मेथड नहीं है, तो कोई भी माइक के सामने सच बोल रहा है ये नहीं कहा जा सकता। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो आप पिछला इलेक्शन देख लें, चाहे वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन देख लें और चाहे वो बिहार का इलेक्शन देख लें, उसकी त्रुटि 30 से 35 और 35 से 40% त्रुटि है। हाँ, बट वो ओपिनियन पोल की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं ओपिनियन पोल की बात, मैं ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। मैं पोस्ट पोल सर्वे की बात, मैं सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे की बात करता हूं। जिस एग्जिट पोल जो है वो पोस्ट पोल सर्वे है आशुतोष जी। एग्जिट पोल पोस्ट पोल सर्वे होता है और पोस्ट पोल के अंदर जो त्रुटियां आई हैं, जो त्रुटियां हैं वो 35%। और दूसरी बात, आप तो रहे हैं नहीं, एक मिनट प्रोफेसर विवेक, एक चीज, सॉरी मैं आपको इंटरव्यू कर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पोस्ट पोल सर्वे जो है ये सीटों का आकलन नहीं करता, ये सिर्फ जो पल्स ऑफ द पीपल है उसको चेक करने के लिए जातियों का मूवमेंट क्या है, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है, उस संदर्भ में बात नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं आशुतोष जी कि एक थोड़ा सा मेथोडोलॉजी और समाजशास्त्र पढ़ाता हूं और रिसर्च भी करवाता हूं, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि कोर्स करेक्शन 10% रखते हैं लोग, कुछ कहते हैं 2-3%। मुझे पता है एक सीएसडीएस के व्यक्ति, मैं उनको जानता हूं, वो लगातार इस थीसिस को और इस कथानक को कह रहे हैं दलित शिफ्ट कर रहा है, दलित शिफ्ट कर रहा है। आप मुझे उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह करके बताइए कि आरएसएस ब्राह्मणों को कब लाइक करती थी? आरएसएस ने कभी भी ब्राह्मणों को लाइक नहीं किया और इसलिए उत्तर प्रदेश से कोई भी बड़ा ब्राह्मण लीडर नहीं आया है। अगर कृष्णा त्रिपाठी और कालराज मिश्रा को छोड़ दे तो, और वो इसलिए क्योंकि आरएसएस हमेशा ये कहती रही कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हमेशा कांग्रेस की मलाई खाता रहा है और इसलिए उसने कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट स्तर पर कभी भी लीडरशिप डेवलप नहीं करी। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है हमेशा भाजपा को वोट देता रहा? क्या ऐसा कभी कहा कि नहीं एक मुश्त ब्राह्मण वोट दे रहा है? ऐसा कथानक कभी नहीं आता है, लेकिन दलितों के लिए कथानक आ जाता है। अब चूंकि आपने सीएसडीएस के सर्वे पे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसलिए मैं उसके डेटा को कोट नहीं करता हूं, लेकिन सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि 2014, 2017, 2080 में 70 से 80% ब्राह्मण जो है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। खैर, क्योंकि आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं इसलिए हम उसको किनारे कर देते, उसमें बहस ही नहीं करते। अब मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या कारण है कि 2007 के बाद से बहुजन समाज पार्टी 2012 में चुनाव हारती है, 2014 में चुनाव हारती है, 2017 में चुनाव हारती है, 2019 में चुनाव हारती है। 4 चुनाव हार चुके हैं और ऐसा बीएसपी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, मुझे लगता है चुनाव तो कभी केवल 2007 में आशुतोष जी जीता, अगर आप देखेंगे। बाकी जिसे कहना चाहिए उन्होंने कभी भी एक मुश्त एकांगी रूप से कभी भी चुनाव नहीं जीता। वो 89 में 13 सीट की पार्टी थी, बाद में जो है 65 सीट की पार्टी हुई, फिर 67, 102 और उसके बाद 2007 में वो आती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि उनकी सीटों के अंदर गिरावट जरूर आई है। इस बात से तो कोई बात मानी नहीं, कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है कि कोई भी दल अपने आप में तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक वो अपने वोट परसेंटेज को सहेज करके न रखे। और 2017 में बड़ी बुरी हालत थी, उसके बाद भी उनका जो वोट परसेंटेज था वो 22% बना रहा। अगर 22% वोट 2017 में भाजपा की आंधी के समय भी बटा रहा है और उनको जो वोट मिले थे वो 1,92,00,000 मिले थे, 1,92,00,000। और जबकि उनकी सरकार बनी थी 2012 में उनको 1,96,00,000 वोट मिले थे और उनको 2017 में 1,92,00,000। लेकिन आप सपा की देखिए, सपा को 2012 में 2,10,00,000 वोट मिले थे और उसको 2017 में मिलते हैं 1,89,00,000। हाँ, ये बात दूसरी, उनका गठबंधन था कांग्रेस से, लेकिन गिरावट आती है 31 लाख वोट की। 31 लाख वोट की गिरावट आती है 2012 से 2017 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा नुकसान सपा का हुआ है, बसपा का नहीं हुआ है। और इसलिए उसकी जो क्या बोलते हैं भरपाई,
बसपा कर सकती है इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो भाजपा के साथ है। और 2012 की एंटी इनकम्बेंसी कैसे भूल सकता है आदमी मुजफ्फरनगर को, और जिसे कहना चाहिए दूसरे प्रकार के अवलंबों को। अब एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से मेरा सवाल है, आज की तारीख में आप उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनमें आप मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। जो ये कहा गया कि 2014 में, 2017 में, 2019 से भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी इस पे थी क्योंकि दलितों का एक बड़ा वर्ग और अति पिछड़े तबकों का एक बड़ा वर्ग या गैर यादव और गैर जाटो जातियों बीजेपी की तरफ शिफ्ट की हैं, इसीलिए उसका वोट प्रतिशत जो है वो 2012 में जब वो 15% होता है तो वो 2014 में करीब करीब 42% वोट हो जाता है, 28% का जंप उसमें दिखाई पड़ता है। फिर वो 2 लोकसभा के चुनाव में अगले 2019 में वो 50% के आसपास चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, कहीं ना कहीं से तो वोट बीजेपी के पास जा रहा होगा, अट्रैक्शन उनका होगा। तो क्यों ना कहा जाए कि दलितों के बीच से वोट निकल के जा रहा है, अति पिछड़ों के बीच से वोट निकल के बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो बीजेपी के आकर्षण का कारण आप क्या मानते हैं? क्या वाकई मानते हैं मूवमेंट हो रहा है या नहीं मूवमेंट हो रहा? नहीं आशुतोष जी, मैं एक समाजशास्त्री के रूप में ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि दलितों का वोट निकल गया, और खुद ही वो लोग कह रहे हैं कि दलित ने जो 80% से ज्यादा वोट जो है दलितों ने बहुजन समाज पार्टी को दिया। 2017 में अगर उनको 22% वोट मिलता है, जबकि केवल 4 लाख वोट की कमी आती है अगर आप 2012 से देखें, तो ये वोट जो है किस समाज का है उनके पास? जो 1,92,00,000 वोट है वो किस समाज का है? वो क्या सवर्ण समाज ने उसको दे दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका दलित वोट इंटैक्ट है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो मिडिल कास्ट्स हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, जिसमें आप मौर्य, कुशवाहा, विंद, लुनिया चौहान या आप सैनी, इन सबको कह सकते थे, वो समाज का वोट जरूर गया था भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री की अस्मिता को बाकायदा ये घोषित किया गया कि वो बैकवर्ड हैं और इसलिए हमें बैकवर्डों को वोट देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन 5 वर्षों के बाद जो उन्होंने सत्ता देखी है और सत्ता के बीच में वो पिसे हैं, वो मुझे लगता है कि उनको बहुत जल्दी सोच आ गया है कि नहीं, अगर किसी पार्टी में उनको सत्ता के साथ साझा किया गया था तो वो बहुजन समाज पार्टी में किया गया था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौर्य हुआ करते थे जो वहां पर बने, जो राजभर थे, रामचल राजभर, वो जो है बाकायदा बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, 4 उनके पास मिनिस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ तक कि बरखूराम वर्मा जब बनाए गए थे तो वो स्पीकर हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ों को ये भान है कि अगर सत्ता कोई साझा कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। ये बताइए कि आखिर ये जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, इनको वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय श्री राम कहने की जरूरत क्यों पड़ रही? नहीं, मुझे लगता है कि वो सरयू में जाके स्नान कर रहे हैं, ये तो बीएसपी पहले कभी नहीं करती थी। नहीं, मुझे लगता है कि जब हम सर्व समाज के राजनीति करते हैं, आंदोलन नहीं, सर्व समाज की राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको कहने की, उसको करने की अनुमति होनी चाहिए, वरना हम भी फैसिज्म के शिकार हो जाएंगे कि नहीं, अगर तुमको इस देश में रहना है तो गर्व से हिंदू कहना होगा। तो हम तो ये नहीं करेंगे। मुझे लगता है तो सभी समाजों के जो कल्चरल सिंबल्स हैं, सांस्कृतिक सिंबल्स हैं, उनको करने की अनुमति होनी चाहिए, चाहे वो हमारे दल में हो चाहे किसी दूसरे दल में हो। तो क्या विवेक जी, क्या आप ये मानते हैं कि माननीय काशीराम जी ने वो गलती की थी जब वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार? क्या वो फैसिस्ट टेंडेंसी थी बीएसपी के बीच में? क्या काशीराम वो फांसीवादी थे कि अब उनको मायावती को बदलने की जरूरत पड़ रही है? जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने मान्यवर काशीराम से इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने पूछा था कि ये नारा आप कैसे दे सकते हैं। मान्यवर ने सिरे से खारिज किया कि नहीं,
विवेक कुमार, ये नारा मैंने नहीं दिया, आप कहीं लिखित रूप में दिखा दीजिए। ये नारा पहली बार 1993 में इटावा में जब मैं लड़ रहा था इलेक्शन तब लगा। ये मंच से नहीं लगा, ये लोगों ने लगाया था और उस समय मुलायम सिंह से मेरा पैक्ट था और जनता ने लगाया। हाँ, ये बात जरूरी है कि मैंने मना नहीं किया, लेकिन ये नारे मेरे नहीं हैं। मेरे जितने नारे हैं वो संवैधानिक हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर है, चाहे वो देश वोट से लेंगे पीएम सीएम, चाहे आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुझे लगता है एक प्रजातांत्रिक और प्रतिनिधित्वकारी जो राजनीति थी वो करते थे। उन्होंने कभी भी यह नारा नहीं दिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा जय श्री राम लगाना जरूरी है? जो बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पावरफुल आदमी है मिश्रा जी, और सरयू में जाके स्नान करते हैं। नहीं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सांस्कृतिक पूंजी है और उस सांस्कृतिक को जय श्री राम सांस्कृतिक पूंजी कैसे हो सकता है? ये तो एक पॉलिटिकल स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का और इसके अपने मायने हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन हो सकता है, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के दल के अंदर क्या वह राजनीतिक सिंबल है कि वो एक पर्सनल सिंबल है? वो उनका अपना पर्सनल सिंबल है और वो चाहे स्नान करें और चाहे वो नारा लगाएं। लेकिन हाँ, अगर जब राजनीतिक विसात पर जब कोई पॉलिसी डिसीजन होगा तो उसके अंदर क्या ये नारा लगेगा? ये मुझे जिसे कहना चाहिए शक है, क्योंकि जितने भी सिंबल अभी तक स्थापित किए गए हैं वो तो दूसरे प्रकार से स्थापित किए गए हैं और वो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना सही था? मुझे तो अगर वो व्यक्तिगत स्वरूप में वो लगाते हैं तो मुझे कोई उससे परेशानी नहीं हो सकती है। एक समाजशास्त्री के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक सिटीजन के रूप में उनको अपने सांस्कृतिक पूंजी का कोई भी दिखावा करना बिल्कुल सही है, जायज है वो तो। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणों को वो करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आशुतोष जी, आप तो इतिहास के छात्र हैं और आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी में शुरुआत से माननीय काशी राम ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत रामवीर उपाध्याय जैसे लोग मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर जो है 2005 में बाकायदा जो एक सोशल इंजीनियरिंग का नारे के तहत ब्राह्मणों को जोड़ा गया और किस प्रकार उनको प्रतिनिधित्व दिया गया मिनिस्ट्री के रूप में, चाहे वो एडवोकेट जनरल बनाने के रूप में। तो मुझे लगता है कि ये नई कवायद नहीं है, ये बहुत पुराना। और ये नहीं है कि केवल मिश्रा जी हैं, नकुल दुबे अलग हैं, त्रिपाठी जी अलग हैं, उपाध्याय जी अलग हैं। तो मुझे लगता है कि रितेश पांडे तो उनके एमपी हैं, रितेश पांडे एमपी हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये नई कवायद है, ये बहुत पहले से चल रहा है और ये अब प्रगाढ़ होने लगी है, मतलब ये बाकायदा ऐड बनाने लगी है अब। देखिए, आप कह रहे हैं कि नई कवायद नहीं है, लेकिन 2007 में तो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते थे सतीश चंद्र मिश्रा, या बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जय श्री राम का नारा तो नहीं लगाता था। आप 2021 में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये तो पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिटिक्स में। आप हिंदुत्व की बात करने लगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई भी कभी भी जो है किसी भी पॉलिसी डिसीजन के अंदर इस प्रकार हो। नहीं तो आप ये बताइए कि अगर ये होता तो मुनकाद अली को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जाता, या ये शमसुद्दीन राइन को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जाता, ये दानिश अली को एमपी क्यों बनाया जाता, अफजाल अंसारी को एमपी क्यों बनाया जाता। ये जिसे कहना चाहिए जितने भी लोग हैं ये तो पूरे के पूरे एक समानांतर लीडरशिप में मुस्लिम समाज का जो लीडरशिप है वो मुनकाद अली हो, शमसुद्दीन राइन हो, दानिश अली हो, अफजाल अंसारी हो, एमएच खान हो, यहाँ तक कि फैजुल खान हो, ये तो सब उनके स्पीकर तक हैं। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं हिंदुत्व पॉलिटिक्स को और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स, सर्जन की पॉलिटिक्स? ठीक है, आपसे आखिरी सवाल, मान लीजिए अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या मायावती जी बीजेपी को सरकार बनाने में समर्थन देंगी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि यही बहुत बड़ा नैरेटिव है आशुतोष जी। ये नैरेटिव ममता बनर्जी के साथ नहीं चिपकता,
ममता बनर्जी ने केंद्र में सरकार बनाई, ममता बनर्जी ने जो है बाकायदा लोग इलेक्शन लड़ा। आज तक बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस में इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो हमेशा पोस्ट पोल के साथ हुआ होगा। लेकिन यही बात जो है आपके बिहार के अंदर जो है नीतीश के साथ नहीं चिपकती, टीडीपी के साथ नहीं चिपकती, ये बात जो है अकाली दल के साथ नहीं चिपकती। ये केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही ये नैरेटिव क्यों चिपकाया जाता है, ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अनिग्मा है। लेकिन मैं इस बात को तस्दीक कर सकता हूं कि अब की बहुजन समाज पार्टी ये सचमुच जो है एक सकारात्मक राजनीति के तहत काम कर रही है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई मिलन हो सकता है। ये आरोप इसलिए लगता है क्योंकि 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी की मदद से। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 24 पार्टियों का दल है एनडीए। ये बातें अक्सर उनसे क्यों नहीं पूछी जाती हैं कि भाई आप उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी पूछा जाता है सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि जो कथानक है, जो व्याग्रता है, इस प्रकार का हेय दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेगी। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो कथानक है इसको उस प्रकार की भाषा शैली में, उस प्रकार की हेय दृष्टि में, उस प्रकार अनादर भरी दृष्टि से नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक समान रूप से काम कर रही है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक डिसीजंस होते हैं और किसी ने राजनीतिक डिसीजन लिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति बन रही है, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक ये हराकरी होगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर विवेक कुमार, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और हिंदुस्तान के जाने माने दलित चिंतक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।